रिवाइज करें, क्या बात चल रही थी जी? बढ़ाने से समाज के लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा था सर, एक नजर रिवाइज करना, 3 पार्ट्स हुए थे। देख लें कोई कंफ्यूजन अगर कल से रिलेटेड है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी मुबीन ये वाला भी चला देगा। एनी क्वेश्चन जी प्लीज? समझ आ गया था सर? चले रिक्वायरमेंट 4 पढ़े पर। कॉस्ट असाइन टू प्रोडक्ट ए एंडिंग इन्वेंट्री, हेडिंग लिखे। कॉस्ट असाइन टू प्रोडक्ट ए एंडिंग इन्वेंट्री, हेडिंग लिख के जरा ट्रांसलेट करें क्या रिक्वायर्ड है, क्या जहन कहता है। प्रोडक्ट ए की क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है जी। मुजम्मिल साहब वालेकुम सलाम, शुरू करें। आपको हेल्प करेंगे, जरा डाटा देखें जरा प्लीज प्लीज। क्वेश्चन देखें। प्रोडक्ट ए की एंडिंग इन्वेंट्री की क्वांटिटी बताएं जी। 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट की बात हो रही है। आप अपना कोई ओपिनियन दें, आपका क्या ख्याल है कैसे कैलकुलेट हो जानी चाहिए? प्लीज इजी है, इजी है, इजी है, इजी है। अपने क्वेश्चन पार्ट सी की जरा वर्किंग देखें। कल एक एलोकेशन टेबल बना था, उस एलोकेशन टेबल को जरा डायग्राम जो बनाई थी उसके साथ जरा लिंक करके बताएं। कहीं नजर आ रही है आपको कि प्रोडक्ट ए की टोटल कॉस्ट क्या है? प्रोडक्ट ए को बनाने की टोटल कॉस्ट ट्राई करेंगे, कहाँ है? प्रोडक्ट ए का फर्दर प्रोसेस तो नहीं किया जा रहा? तो प्रोडक्ट ए की बेटा सारी कॉस्ट 1,20,000 के अंदर ही थी, जॉइंट कॉस्ट के अंदर। तो जरा टेबल में ए के सामने एंड में देखें जरा, 36,000 क्या है? ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स है? 36,000 रुपीज की कॉस्ट है, 30,000 यूनिट्स बने हैं। अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, और मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स करके क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। फर्दर प्रोसेसिंग प्रोडक्ट एक नहीं हो रही थी, इसे स्प्लिट अप पॉइंट पे ही बेचा जा रहा था। कुछ मेरे वर्ड समझ आ गए प्लीज? वर्किंग कंप्लीट करें। हेल्प मी, क्या करूं? सोचा करें। पर यूनिट निकालना है, फिगर्स देना है। 36,000 डिवाइडेड बाय 30,000, आंसर निकालना जरा। 1.2 पूरा जरा बताएं, 1.2 आपका क्या जेन कहता क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, बनाने का खर्चा पर यूनिट। फाइनली क्या करें? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 इज इक्वल टू 12,000। 12,000 is the cost of inventory
10,000 यूनिट्स। क्लियर हो गया सर? एनी कंफ्यूजन? लास्ट रिक्वायरमेंट बड़ा इंडिविजुअली करूंगा, सोचने की जरा आदत डेवलप करनी काइंडली, जरा सिर्फ बोर्ड से देख के लिखना सफिशिएंट नहीं है। कोशिश मैं भी करूंगा कि समझाऊं, आप भी फुल ट्राई करें, कोई कंफ्यूजन रह जाए तो जरूर पूछा करें। रिक्वायरमेंट एक खुद से लिखें, सॉरी लास्ट 5, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसी तरह आपसे कॉस्ट असाइन टू प्रोडक्ट सी एंडिंग इन्वेंट्री का जा रहा है। प्लीज ट्राई। प्रोडक्ट सी को बनाने का खर्चा ढूंढना, मिलता है कहीं? दोबारा लोकेशन टेबल में देखें, 60,000 की बात हो रही है शायद। 60,000 बड़ा नंबर ऑफ यूनिट्स भी है और शायद अमाउंट भी है। तो 60,000 क्या सी को बनाने की टोटल कॉस्ट है? 60,000 का नाम बताएं क्या है प्लीज? शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। लेकिन क्या जॉइंट कॉस्ट के शेयर के अलावा भी कोई खर्चा हुआ है? इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट, डिपार्टमेंट 3 की कॉस्ट भी क्या फर्दर प्रोसेसिंग में इंकर हुई है? अब ये कैसे करूं वर्किंग? किन को सर जी, किन को? शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 1,14,000 करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 60,000 यूनिट्स करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सी आ जाएगी, और मल्टीप्लाइड बाय काइंडली बताएं 15,000 करेंगे तो काइंडली स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है प्लीज? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी? ए इज सोल्ड एट separator point while C is sold after further processing. Please welcome to class sir. आए sir. 60,000 rupees plus 114,000 rupees divided by 60,000 units produced. पर यूनिट जरा निकालने का निकाल, क्या आंसर आ रहा है? 2.9 per unit is the cost of production of C per unit मल्टीप्लाइड बाय, ये क्लोजिंग इन्वेंटरीज तो मिल रही है ना, कहाँ है क्वेश्चन में फिगर्स हैं यार, कल भी बात हो रही थी शायद। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 43,500 rupees is the cost assigned to the product C ending inventory. Any confusion sir? आगे चले सर, चले क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जरा ये 2-3 दिन जो इस वीक के रिमेनिंग रह गए, थर्सडे, आज थर्सडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये 3 दिन जो है इनको जरा फुली यूटिलाइज करके अपना कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से जरा यूज टू होना है कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है। आए जरा कंपैरेटिवली अब एक जरा कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 बाय द नेम ऑफ बाइनरी लिमिटेड। एक सेकंड के लिए बेटा इसकी रिक्वायरमेंट होना, prepare a profit and loss account for the period identifying separately the profitability of each of the 3 main products। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह, लेकिन कहता है अलग अलग आइडेंटिफाई करें जो 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी।
सॉर्ट ऑफ कॉलम वाइज बन जाएगी, जितनी मेन प्रोडक्ट्स होंगी उनका प्रॉफिट अलग अलग मांग रहा है। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जरा जहन में रखें, बाकी फिर मैं बताता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का पता ना सबको? कहाँ से शुरू करेंगे? इंशाल्लाह कहाँ एंड करेंगे? नेट प्रॉफिट। मैंने वैसे ही पूछ लिया तो एंड कहाँ करेंगे? यकीनन कॉस्ट ऑफ सेल लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, अदर इनकम होगी तो वो ढूंढेंगे, एक्ट सेलिंग ढूंढेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इंशाल्लाह बनाएंगे। जी बाइनरी लिमिटेड से फर्स्ट लाइन। ये क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते अपने जहन में एक सॉर्ट ऑफ डायग्राम के सीक्वेंस क्या है, पहले क्या था, फिर क्या बन रहा था, उससे क्या हुआ, बहुत जरा जहन में डेवलप करने की कोशिश करनी है। बाइनरी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 joint products by the name of A, B and C in one common process. Following this process, product A and B are sold immediately while product C is subjected to further processing. कॉमन प्रोसेस से क्या निकल रहा है? ए बी एंड सी, ए और बी सप्लाइट ऑफ पॉइंट पे सेल हो रही हैं, सी की फर्दर प्रोसेसिंग। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द पीरियड एंडेड 30 जून 2007। नंबर 1 एक टेबल बना हुआ है, प्रोडक्ट ए बी सी की इंफॉर्मेशन है, लेफ्ट साइड से पढ़ें। ओपनिंग स्टॉक इन केजीज दिया हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट का ओपनिंग स्टॉक नहीं है। प्रोडक्शन इन केजीज, सेल इन केजीज, ए और बी की सेल्स भी दी हुई है और सी की सेल नहीं दी हुई। क्या रीजन? अभी नीचे चलते हैं फर्दर। जैसे प्रोडक्शन और सेल में अब डिफरेंस पता? प्रोडक्शन मीन कितने बनाए हैं और सेल मीन्स, तो ए का जरा डाटा देखें, 3,35,000 केजीज बने, अगर 2,85,000 सेल हुए हैं तो कुछ ना कुछ ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, लेकिन क्या कुछ क्लोजिंग बचा हुआ? सिमिलरली बी में 295,000 बने थे और 112,000 2,12,000 केजी सेल हुए हैं, तो कुछ ना कुछ स्टॉक क्लोजिंग में बचे हुए लग रहे हैं। फिर सेल प्राइस पर केजी दी हुई है। पॉइंट नंबर 2, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वर 17.9158 million, 17 million 9,15,800। क्या है ये? ट्राई किया करें सर, कुछ बोले। नंबर 3, 1,28,000 kgs ऑफ सी। अब सी पर जरा फोकस रखना जी। फर्स्ट पैराग्राफ में एक सेकंड जरा दोबारा दें, फिर सी ने फर्दर प्रोसेस होना था। पॉइंट 1 में आए, सी की प्रोडक्शन दी हुई 1,34,000 kgs, लेकिन पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है 1,28,000 kg ऑफ सी वर प्रोसेस्ड फर्दर ड्यूरिंग द पीरियड। इसका मतलब लग रहा है कि 1,34,000 kgs प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन सारे फर्दर प्रोसेस नहीं हुए। 1,28,000 kgs को फर्दर प्रोसेस किया गया ड्यूरिंग द ईयर and converted into 96,000 kgs of Z। और कन्वर्जन के बाद, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद प्रोडक्ट का शायद नाम बदल रहा है। फर्दर प्रोसेसिंग से पहले नाम रखा हुआ है, और जब फाइनली फर्दर प्रोसेस कर लेते हैं तो जो नई प्रोडक्ट बन जाती है उसको फिर Z का नाम दिया जा रहा है। क्या Z बनाने के लिए पहले C बनना? नेक्स्ट लाइन सर, एडिशनल कॉस्ट ऑफ व्हाट? फर्दर प्रोसेसिंग, डायरेक्ट लेबर का खर्चा हुआ, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अच्छा, अब कुछ वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी वर्ड सुना? फैक्ट्री ओवरहेड्स ही के लिए प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी वर्ड है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी वर्ड है, लेकिन जरा सही रिवाइज करना। कभी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सुना आपने? एक वर्ड है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो किस किस का सम है? किस किस का सम है? प्राइम कॉस्ट अगर आप कह रहे हैं तो मींस है डायरेक्ट लेबर प्लस, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बट अगर कह रहे हैं ना तो उसमें फिर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर मींस प्राइम कॉस्ट भी है, फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ शामिल हो गए। तो लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के मेरे ख्याल में मैंने 2 नाम और भी बताए थे। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही के 2 नाम और बताए थे, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट।
लेकिन अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स के अगेंस्ट वर्ड बोला जाए प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अगर ओवरहेड्स के साथ प्रोडक्शन ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बोला जाए तो फिर वो फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात होगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ओवरहेड्स में क्या फर्क है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर भी है, और अगर जस्ट वर्ड बोला जाए प्रोडक्शन ओवरहेड्स तो उसमें फैक्ट्री से रिलेटेड बाकी खर्चे हैं डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा। ठीक है प्लीज। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हो, वर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हो, इंटरचेंजेबली यूज उसी तरह हो जाता है जिस तरह टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या सर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। कुछ डिफरेंस समझ आ गया? कॉस्ट वर्ड लगाओ तो तीनों अमाउंट्स की बात हो रही है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, और जस्ट अगर ओवरहेड्स की बात हो रही है तो डायरेक्ट मटेरियल और लेबर के अलावा जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं उनका जिक्र किया जा रहा है। बहरहाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, सी को जब जी में प्रोसेस किया गया है तो कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लेबर की और ओवरहेड्स की इंकर हुई है। क्या अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग सी इनटू जी आ जाएगी? और से वर्ड सुनने प्लीज, या ऐसा ऐसा आपके जेन में भी चीजें इस तरह सेट होनी चाहिए। नंबर 4, 94,000 kgs of Z was sold during the period. ढूंढने कितने बने थे? सारे नहीं बिके। विद टोटल रेवेन्यू ऑफ 3 लाख नहीं बटा प्लीज, 3 मिलियन 30 लाख 3,300 रुपया। यार पैसे हमेशा अपने समझ के गिनने। क्या है 94,000, क्या है ये 30 मिलियन समथिंग, 3 मिलियन सॉरी। क्वांटिटी है, सेल वैल्यू है। अगर जरूरत पड़े तो क्या पर केजी सेल प्राइस आ सकती है? टोटल रेवेन्यू बताया उसने। ओपनिंग स्टॉक ऑफ जी वाज 8,000 kg। पॉइंट नंबर 1 में जाए, एबीसी का ओपनिंग स्टॉक नहीं था, लेकिन जी का पिछले पीरियड से भी कुछ स्टॉक आ रहा है। वैल्यूड एट 172,800, 1,72,800 रुपीज। क्या है ये? ओपनिंग स्टॉक ऑफ जी के रुपीज दिए हुए, क्वांटिटी के रुपीज दिए। FIFO method is used for pricing transfers of Z to cost of sale। इस लाइन को अंडरलाइन करना है। कुछ वर्ड सुना है कभी FIFO? अभी FIFO सुना है सर? वेटेड एवरेज कभी सुना? ये किस चीज के मेथड? ये पिछले पेजेस पे जाना, पिछले पेजेस पे एनकेएल वाला सवाल ढूंढना। एनकेएल क्वेश्चन नंबर 2 शायद हो, उससे पहले जरा ढूंढना। ये FIFO वेटेड एवरेज किस लिए यूज होते हैं, जरा ढूंढ के बताएं। ये एग्जैक्टली सही वर्ड बताइएगा, वहां लिखे हुए कॉस्ट 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 कॉस्ट, स्टॉक की कॉस्ट निकालने के लिए। और हमने उस वक्त डिस्कस किया था फिनिश गुड्स के स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए FIFO भी यूज हो जाता है, वेटेड एवरेज भी यूज हो जाता है। एक नजर क्वेश्चन देखना जरा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लग रहा है या ट्रेडिंग? मैन्युफैक्चरिंग लग रहा है, उधर ही नहीं, रजिस्टर में वापस जाए। FIFO कैसे अप्लाई होता है अगर मैन्युफैक्चरिंग हो? आइटम्स नहीं नहीं, वो तो मेन कॉन्सेप्ट का एक नजर रिवाइज करना। आइटम्स प्रोड्यूस्ड फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट, और हम फिर ये ढूंढेंगे कि स्टॉक कहाँ से बचा हुआ है। वो ठीक है, मैं वर्किंग जब करूंगा तो इंशाल्लाह दोबारा याद कराऊंगा। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला भी जरा एक नजर देखने है तो नहीं वैसे यहाँ, लेकिन वेटेड एवरेज में क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, क्वांटिटी से डिवाइड करके रेट आता है, और फिर वो रेट क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनर ने FIFO में कहा तो वेटेड एवरेज डेफिनेटली अप्लाई नहीं होना है, लेकिन जस्ट टू रिफ्रेश मैंने जरा याद करा दिया, वापस आ जाएगा। अब तरीका यही होता है कि जो चीजें होती जाएंगी उनको जरा जहन में रखना है, ना जहन में आए तो दोबारा रिवाइज करना है ताकि फिर भूले ना। जी नंबर 5, 8,000 kgs of a byproduct by the name of V was also produced during further processing।
जॉइंट प्रोसेस से नहीं बनी, फर्दर प्रोसेसिंग एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 10 पर केजी। जरा अपने रजिस्टर में जरा 2-3 पेजेस पीछे जाए, बाय प्रोडक्ट का जरा ट्रीटमेंट रिवाइज कर लेंगे, जरा पढ़ दें जरा क्या लिखा हुआ है। बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट तो एलोकेट नहीं हो रही है, लेकिन अगर उसकी रिकवरी वैल्यू तो दो तरह ट्रीट हो सकती है, या कैसे या अदर इनकम समझ लें, और या प्रोडक्शन कॉस्ट से नेट ऑफ कर लें। एक नोट उधर ही पढ़ लें, अगर ना बताया सवाल में तो बाय डिफॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से नेट ऑफ करके एलोकेशन कर लें। आ जाए वापस। 8,000 kgs of byproduct was also produced during further processing and sold at the rate of 10 per kg. नेक्स्ट सेंटेंस अंडरलाइन कर लें, ट्रीटमेंट बता रहा है शायद आपको। सेल प्रोसीड्स ऑफ बाय प्रोडक्ट आर एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जी। बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू का ट्रीटमेंट बता रहा है, कौन सा वाला बता रहा है? अदर इनकम वाला बता रहा है। कहां से, जरा पढ़ के बताएं, कहां से नेट ऑफ करना है? प्रोडक्शन कॉस्ट से नेट ऑफ करना है। फिर जी से क्यों नेट ऑफ करना है? शायद उस प्रोसेस में बनी है, बाकी इंशाल्लाह फिर मैं भी आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। पर ये क्लियर हो गया, अदर इनकम नहीं बनाना, प्रोडक्शन कॉस्ट से नेट करना है या अदर इनकम बनाना है। नंबर 6, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जरा ढूंढे पॉइंट नंबर 2 में ऊपर, एक 17 मिलियन समथिंग फिगर आई थी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अपोर्शनड अमंग ए बी एंड सी के हैं जी, जरा ऊपर जाए, फर्स्ट लाइन, जॉइंट प्रोडक्ट्स के नाम है यार। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? वेट ऑफ आउटपुट। अमाउंट्स की बेस पे करना है या वजन की बेस पे करना है? और वेट आपको केजीज में दिया हुआ है, तो ये क्वांटिटी मेथड सॉर्ट ऑफ है या सेल वैल्यू मेथड है? जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के दो वेज पढ़ रहे हैं हम। नंबर 1 कौन सा है? और एक पे सेल वैल्यू सेपरेट ऑफ मेथड भी है, लेकिन यहाँ पर जॉइंट कॉस्ट के एलोकेशन के लिए वो तो समझ आ जाएगा कि वेट ऑफ आउटपुट मींस क्या है। वैसे केजीज में वेट दिया हुआ है, तो केजीज को अगर बेस बनाना तो ब्रैकेट समझ आ जाती है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? क्वांटिटी को बेस बनाना है, लेकिन क्वांटिटी यहाँ इस क्वेश्चन में केजीज में दी हुई है। एनी कंफ्यूजन जी? लास्ट लाइन, selling admin expenses या selling admin cost of rupees 25 lakh were incurred during the period. These are allocated to all the main products based on इसको भी अंडरलाइन करना है, असल में नीचे रिक्वायरमेंट में जाए, हमने प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, और प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हुए 25 लाख क्या है लास्ट लाइन में, पॉइंट नंबर 7 में सेलिंग एंड एडमिन है। फिर इन सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस ने भी ब्रेक होना है प्रोडक्ट वाइज, तो उसकी ब्रेकअप का भी एक तरीका बता रहा है। किसको बेस बनाना है? सेल वैल्यूज की बेस पे किसकी एलोकेशन करनी है? सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट पे। तो चलें इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करता हूँ। आए बिस्मिल्लाह पढ़ें, क्वेश्चन शुरू करें। फिगर्स काफी सारी हो जाएंगी, डाटा जरा ज्यादा है, सब कुछ समझ के करना है प्लीज। रजिस्टर खोल लें, बिजनेस नेम वगैरह लिखें, एक एक फिगर मेरे साथ सही तरह समझ के फिर आगे बढ़ना है। आफ्टर दिस क्वेश्चन इंशाल्लाह काफी कुछ आपको भी कॉन्सेप्चुअली पता चल जाएगा कि कैसे किया जाता है। बिजनेस नेम लिखें, चलो। रेडी हो गए जी प्लीज? बिजनेस नेम इज बाइनरी लिमिटेड। बनाना क्या चाह रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ऊपर ही पैराग्राफ में लिखा हुआ था, रिक्वायरमेंट में नहीं, शायद मेंशन दोबारा होगा फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में। 30 जून 2007।
जी बड़ा रिक्वायरमेंट देख के बताएं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो बनानी है, लेकिन जरा आगे पढ़ें। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के आगे क्या लिखा हो? आइडेंटिफाइंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द थ्री मेन प्रोडक्ट्स। बताएंगे मेन प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? थोड़ा सा और एहतियात से देखना। कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी आनी है? ए बी सी। क्या ए और बी को बेचा जाता है? लेकिन जरा डेटा देख के बताएं, सी को भी बेचा जाता है? सी को बनाया ही नहीं जाता, लेकिन सी को किस में कन्वर्ट किया जाता है? और फिर जी को बेचा जा रहा है। तो यहाँ कॉलम्स कौन से बनाऊंगा प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए? जरा देख नजर एक नजर डेटा। यकीनन इनिशियली ए बी सी को बनाया जा रहा है, लेकिन सी को एज इट इज बेचने की बजाय फर्दर प्रोसेस करके एक प्रोडक्ट जी बना के उसको बेचा जा रहा है। तो कॉलम्स काइंडली ए बी और सी बनाऊं या ए बी एंड जी बनाऊं? जरा सोच ले एक मिनट सोच ले। सी का प्रॉफिट आना है या जी का? क्योंकि सी को हमने बेचना नहीं है, सी को बेचा नहीं जा रहा है, जी को बेचा जा रहा है, तो जी को बेच के प्रॉफिट आएगा। लेकिन बहरहाल ये बिल्कुल क्लियर रखें, क्या जी अगर बनाना है तो सी को भी बनाना। सी सॉर्ट ऑफ, अगर हम थोड़ा सा सोचें तो सी सॉर्ट ऑफ एक रॉ मटेरियल है फॉर जी, लेकिन रॉ मटेरियल सी खरीद नहीं रहे, वो भी बना रहे हैं। नॉर्मल तो शायद रॉ मटेरियल खरीद के प्रोडक्शन की जाती है। इनिशियली प्रोडक्ट का नाम सी है और सब्सिक्वेंटली आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग जी नाम रखा जा रहा है। तो प्लीज हेल्प मी काइंडली, आप बता दें कितने कॉलम किस किस नाम से बनाऊं? ए बी जी, ओके है सर। थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे स्पेस रख लें सेल, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह वर्ड्स लिखने के लिए। आगे फिर 3 कॉलम्स बना लें। ए बी, बोल दें सी या जी? सी या जी? जी सर। वाई जी? क्योंकि जी को बेटा बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। एनी कंफ्यूजन? बना ले कॉलम। जी सर। देन सर जरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये पेज एक कंप्लीट छोड़ दें, जरा नीचे तक फिगर सॉल्व होंगी। खुला खुला कर लें, जरा नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है, जो क्वेश्चन का फ्लो है कि पहले क्या बन रहा था फिर क्या बना है, उसको जरा मेरे साथ एक डायग्राम फॉर्म में जरा एक्सप्लेन कर लें। अगर क्वेश्चन को जरा अरेंज करके अपने सामने रख लिया जाए तो शायद सॉल्व करना जरा इजी हो जाता है। मीन्स से जरा वर्किंग वाले पेज पे हम आ गए। पहला पेज हम अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के लिए यूज करेंगे। सेकंड पेज पे जरा वर्किंग्स में आके मेरे साथ जरा क्वेश्चन का पूरा एक फ्लो जो है वो जरा अंडरस्टैंड कर लें, और मुझे पहले जरा काइंडली एक्सप्लेन कर लेने दें, और ताकि आपको भी पता चल जाए जब आप लिख रहे होंगे फिर किस तरीके से लिखना है, जरा साफ सुथरा सा हो जाएगा, जरा रिवीजन करना जरा इजी हो जाएगा। ये आप लोगों ने क्वेश्चन सामने रखना है और प्लीज मुझे हेल्प करनी है जरा। सबसे पहले शायद एक कॉमन प्रोसेस है, और इनिशियली इस प्रोसेस से क्या क्या बन रहा है? प्रोडक्ट ए बी एंड सी। पॉइंट नंबर 2 जरा देखें, इस कॉमन प्रोसेस का कोई खर्चा बताएंगे? 1,7,9,1,5,8,0,0 ए बी और सी रिस्पेक्टिवली का एक्सपेंस है। डेफिनेटली शायद एलोकेट करना पड़ेगा, वो इंशाल्लाह बाद में कर लेते हैं। इस कॉस्ट के इंकर होने से पॉइंट नंबर 1 देखें, आपका क्या जहन कहता है कि ए के कितने केजीज बने? बने होंगे या बिके होंगे? इस प्रोडक्शन कॉस्ट से ए के कितने केजी बने होंगे? 3,35,000 केजीज।
Second one, 2,92,000 kgs and 1,34,000 kgs सी के भी बने हैं। जी सॉरी 295 है। प्रोडक्शन कॉस्ट से यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं या यूनिट सोल्ड होते हैं, और फिर बाद की बात है प्रोड्यूस करने के बाद आपने सेल कितने की, और अगर सारी प्रोडक्शन सेल नहीं हुई तो इसका मतलब कुछ स्टॉक में भी क्वांटिटी बच गई होगी, तो उसकी इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। ये देन बेटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द क्वेश्चन, ए और बी ने तो एज इट इज सेल होना विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पॉइंट नंबर 3 नीचे, कंसंट्रेट करें प्लीज, जरा साथ साथ में कोशिश करो, आप भी ढूंढने जरा। ये जो 134,000 केजीज थे, इनमें से सिर्फ 128,000 केजीज ड्यूरिंग द पीरियड फर्दर प्रोसेस हुए हैं, विच डेफिनेटली मींस, बोर्ड पे जरा देखें कि इसका मतलब फिर सी में से 6,000 केजीज कोई क्लोजिंग स्टॉक में होंगे। हाउ मेनी केजीज वर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 3, हाउ मेनी केजीज वर फर्दर प्रोसेस्ड, तो इसका मतलब 6,000 केजी सी के बना तो लिए हैं लेकिन वो फर्दर प्रोसेस नहीं है, तो वो मैंने लेस करके इसलिए दिखाया कि ये क्लोजिंग स्टॉक सॉर्ट ऑफ है। और 1,28,000 केजी फिर फाइनली फर्दर प्रोसेसिंग में गया है। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? अब पॉइंट नंबर 3 ही शायद है फिलहाल, कंसंट्रेशन फुल। 1,28,000 केजीज, पॉइंट नंबर 3 की फर्स्ट लाइन पढ़ रहे हैं आप, किधर गए इनकी फर्दर प्रोसेसिंग से क्या हुआ? 96,000 kgs ऑफ Z प्रोड्यूस हुए। यकीनन कुछ क्वांटिटी, हाँ जी, यहाँ भी कुछ डिफरेंट नजर आ रही है। प्रोसेसिंग में कितने केजी गए हैं? 128, लेकिन उससे Z के कितने केजी बने? अब पॉइंट नंबर 4 में एक सेकंड आए, यकीनन बाद में पॉइंट नंबर 4 में उसने ये बताया हुआ 94,000 केजी सेल हुए हैं, कितने के सेल हुए फिर वो बताया हुआ है। आगे आप बताएं 8,000 क्या बताया हुआ है, फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ Z बताया हुआ है। वो डेफिनेटली चीजें डिफरेंट कंसिडर होंगी जब हम वर्किंग करेंगे, ठीक है यहाँ तक। लेकिन आप पॉइंट नंबर 5 में जरा आए, क्या फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में Z के अलावा भी कुछ बना है? क्या बना है सर? एक V बनी है प्रोडक्ट, और ये मैंने आपसे कहा था एग्जामिनर का डिसीजन होगा, एग्जामिनर ही बताएगा कि कौन सी ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं और कौन सी बाय प्रोडक्ट है। तो क्या V एक बाय प्रोडक्ट है? उसके कितने केजी बने हैं? उसके कितने केजी बने हैं? एनी कंफ्यूजन इन दिस ब्रेकअप? एक सेकंड के लिए वापस पॉइंट नंबर 3 में जाएं। क्या फर्दर प्रोसेसिंग पे कोई कॉस्ट भी इंकर हुई है? क्या फर्दर प्रोसेसिंग पे कोई कॉस्ट भी इंकर हुई है? उस कॉस्ट का अलग अलग नाम बता दें। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेटा कितनी इंकर हुई है? 5,58,500। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने इंकर हुए हैं? 2,44,700। कैलकुलेटर पकड़ें। एट 803 is 000, सॉरी 200। 803 200 जो टोटल कॉस्ट आई है, ये टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमने सम कर ली। ये किसको किस में कन्वर्ट करने का खर्चा है? जी एनी कंफ्यूजन यहाँ तक? पॉइंट नंबर 5 में है। अब ये जो 8,000 केजीज वी के हैं, एक बाय प्रोडक्ट थी, बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट नहीं होती, लेकिन क्या इसकी कोई रिकवरी वैल्यू है? पर केजी रिकवरी वैल्यू क्या दी हुई है? तो देन बेटा ये जो 8,000 केजीज हैं, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, सॉरी 10 रुपीज पर केजी, तो 80,000 रुपीज एक रिकवरी वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट हमारे सामने आ गई।
ठीक है। अब इस रिकवरी वैल्यू ने अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट नंबर 5, सेकंड लाइन प्लीज, क्या ज्वाइंट कॉस्ट से लेस होना है या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से लेस होना है? एक सेकंड करनी, जरा बोर्ड पे देखना जरा। अगर सपोज वी कोई सपोज यहां बनी होती, उस तरफ चले जाए जरा। अगर कोई जॉइंट प्रोसेस से वी प्रोडक्ट बनी होती, बाय प्रोडक्ट, तो देन डेफिनेटली इस बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू को आप कहां से लेस करवाते हैं? जॉइंट कॉस्ट से, और फिर नेट करके जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करते हैं। लेकिन दिस बाय प्रोडक्ट हैज बीन प्रोड्यूस्ड while further processing, after initial process joint process, further processing के रिजल्ट में ये बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है। इसीलिए शायद एग्जामिनर भी प्लीज सेकंड सेंटेंस ऑफ पॉइंट नंबर 5 में क्या कह रहा है कि इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जी, नहीं एग्जैक्टली वर्ड्स पढ़े क्या लिखा है। तो 803 टू 100 में से लेस करूं या जॉइंट कॉस्ट में से लेस करूं? तो सोच के बताएंगे ये लेस करते हुए असल में हम एंट्री क्या कर रहे हैं? प्लीज, पता है पता है पता है पता है, कैश रिसीवेबल डेबिट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्रेडिट, फर्दर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट। प्लीज क्लियर है? जरा कैलकुलेटर पकड़े। फाइनली नेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ जाएगी आपके पास 723 दिस इज फाइनली नेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, नेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। जी आई होप के समझ आ गया है। तो ये बड़ा सारी जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पे हमने एक अपना फ्लो सा बना लिया। इंशाल्लाह इस फ्लो की बेस पे फिर वर्किंग करते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें, वरना फिर नोट कर लें। काइंडली कोशिश करिएगा इसी तरह जरा साफ सुथरा था, ताकि दोबारा भी रिवाइज अगर करना पड़े तो आप कर सकें। पूरा पेज छोड़ना है सर, या अल्लाह मौला। थोड़ी सी लाइनें अगर बच गई तो इंशाल्लाह उस पर कुछ होमवर्क सोचेंगे। काम इंटरेस्टिंग भी हो जाना है और सीरियस भी हो जाना है, तो यूज टू होना है रोज का रोज अब चीजें अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ना है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट वगैरह भी आ गया है, मेंटली तौर पे बिल्कुल आप रिलैक्स हो गए सितंबर अटेम्प्ट के लिए। जी हमारा भी आ ही जाएगा सर, नौजवानों को अगर आगे है, हम तो आदि हैं इनका फर्स्ट टाइम था। ये माशाल्लाह पीआरसी क्वालिफाइड हो गए। मेन मसला इन्होंने हल कर लिया, अब इनका सीए वर्क इन प्रोसेस शुरू हो गया। अब ये ना रॉ मटेरियल है ना भी फिनिश गुड्स है, ये इन प्रोसेस है। इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन अब 0 से आगे चली गई है, लेकिन टू मच लेस देन 100 है। जी वेटिंग फ्रॉम योर साइड लिख लें, मुझे फिर बताना। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी करेंगे।
जी कंप्लीटेड है प्लीज। जी 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 इसके अलावा हमें बुक को भी टेस्ट करना जरूरी है या सर गेम शुरू होने दें, बुक लें, बाकी देखते हैं। आपको लगता है बुक का साइज पसंद नहीं है? सर गेम ऑन है सर, जो जो करना होगा सब कुछ करेंगे। मुझे जरा हफ्ता का गुजार लेने दें, फिर कोई मसला नहीं, फिर बाद दूसरा हफ्ता भी गुजार लेंगे इंशाल्लाह, आदत हो जाएगी। आई कैप की बुक ही पढ़ रहे हैं सर हम, डेफिनेटली कोई नई किताब तो नहीं मेरी। आई कैप की बुक ही है, उसमें डेफिनेटली कुछ पास पेपर्स वगैरह एक्स्ट्रा होंगे, बस बाकी वही पढ़ना है। जी जी, ये आवाज आ रही है सर? ये बड़ा पॉइंट नंबर 3 जब आया तो उसमें पॉइंट नंबर 3 में उसने खुद बता दिया ना कि फर्दर प्रोसेसिंग पे ये खर्चे हुए हैं, तो ये तो फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। तो उसके अलावा फिर 17.91 मिलियन जो है, और नीचे तरह जाए जरा पॉइंट नंबर 6 में, पॉइंट नंबर 6 में जाए, उसमें उसने कहा कॉस्ट ऑफ, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसने ए बी और सी अमंग में डिस्ट्रीब्यूट होना, ठीक है, और ए बी सी हमें पता है कि जॉइंट प्रोडक्ट्स है, ठीक है प्लीज। एनी अदर कंफ्यूजन? जी सर। यार खुदा ये नोट्स हैं यार मुबीन सर, अभी है क्वेश्चन जी, बड़ा नोट कर लिया सबने? जी सर, ये काइंडली बेटा पेजेस जरा देते हैं। एनीबॉडी राइटिंग प्लीज, एनीबॉडी राइटिंग प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज प्लीज प्लीज। चलो बेटा अब तरतीब से शुरू करते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना रहे थे, जिस फिगर की जरूरत पड़ेगी उस फिगर को फिर आप ढूंढते हैं। रेडी हो गए सारे? चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बताइए सबसे पहले क्या, एक एक बात प्लीज, हेल्प मी हेल्प मी। सेल्स, बताएं मेरी तरफ देख के सेल्स की अमाउंट कैसे आएगी? नंबर ऑफ केजी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर केजी। पॉइंट नंबर 1 में जाए, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए सोल्ड? 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30.85, 30.85 approximately figure is 8792,250। बात क्लियर होगी है प्लीज? अच्छा ये सारी वर्किंग्स है, ये जो मैंने ब्रैकेट में फॉर एग्जांपल वर्किंग लिखी है, अब ए की वर्किंग है, अगर बी की वर्किंग भी एज इट इज होनी है तो दोबारा लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन कैलकुलेटर पे सॉल्व डेफिनेटली करना जरूरी है। सिमिलरली बता देंगे बी कैसे सॉल्व करेंगे। 2,12,000 मल्टीप्लाइड बाय 40.38 का आंसर आ जाएगा 85,560। सारी वर्किंग्स लिख दूं या एक काफी है? लेकिन सॉल्व आप कर रहे हैं प्लीज, ये यहां तक आ जाए फिर जी ढूंढते हैं। पहले यहां तक लिखें आप, जस्ट एक मिनट, पहले यहां तक आ जाए, लिखें ये दो लिख लें, फिर वो जरा जी में शायद फिगर किसी और तरीके से दी हुई।
सी ढूंढना है, जी ढूंढना है? सी या जी? जी ढूंढना है सर, जी की सेल ढूंढना है। 94,000 बेटा उसने केजीज बताया पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 में, और आगे उसने पर केजी रेट बताने की बजाय शायद टोटल रुपीस बता दिए हैं, तो यहाँ हमें शायद वर्किंग की जरूरत नहीं है, फिगर गिवन है। क्वांटिटी लिखनी है या रुपीस लिखने हैं? तो रुपीस आर गिवन इन द क्वेश्चन। ओके प्लीज लिख लें ब्रैकेट में, ये गिवन फिगर पॉइंट नंबर 4 में। हाँ, यहां से अगर जरूरत पड़ेगी तो पर केजी सेल प्राइस आ जाएगी। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट वर्ड्स, सेल के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, शुरू करूं? ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग शुरू करवाएं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ढूंढना है, वगैरह वगैरह ढूंढना है, एक एक करके शुरू करें। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एनी कंफ्यूजन? फिनिश गुड्स के नाम बताएंगे क्या है? ए, बी और जी फिनिश गुड्स के नाम है। ए का ओपनिंग स्टॉक ढूंढना है, बेहतरीन हो गया। बी का, जी का नहीं है, वो सी है, हम जी ढूंढ रहे हैं, नीचे है। पॉइंट नंबर 4, 8,000 मेरा क्वांटिटी लिखवानी है या रुपीस लिखवाने हैं? बिल्कुल ठीक है, 8,000 क्वांटिटी देख रहे हैं आप, लेकिन उसके रुपीस भी गिवन है। 172,800। एनी कंफ्यूजन? फिनिश गुड्स के स्टॉक लिख रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ए और बी का ओपनिंग स्टॉक नहीं है, जी का ओपनिंग स्टॉक पॉइंट नंबर 4 में गिवन है। हाँ डेफिनेटली सी का नहीं है, लेकिन अभी सी बहस में भी नहीं है क्योंकि वो फाइनल फिनिश गुड्स नहीं है। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट वर्ड बोलें प्लीज, बोलें सही तरह बोलें। प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, डाटा गौर से देखें जी प्लीज। किस की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड? ए, बी और सी। डायग्राम देखें, ए बी की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, आप बताएं कहां है, जी फिर मैं बताऊंगा। ए और बी को बनाने का कोई खर्चा हुआ है? और जाने दें यार, कहाँ हुआ है, नहीं हुआ। लेकिन क्या सेपरेटली कोई खर्चा हुआ है या कोई कंबाइंड खर्चे में खर्चा है? तो क्या अब हमें एलोकेशन करनी पड़नी है ताकि ए, बी और पहले वक्ती तौर पे सी की कॉस्ट आ जाए, लेकिन फिर उसको शायद फर्दर ऐड करके फाइनल करना पड़ना है। तो क्या एलोकेशन की जरूरत पड़ गई है सर? वर्किंग वन एक हेडिंग दें फर्स्ट पेज पे, रेफरेंस है वर्किंग वन, बल्कि वर्किंग वन कह लें या 2 कह लें, ये डायग्राम का वर्किंग वन कह लें और इसको फिर वर्किंग 2 कह लें जो करने लगे। अच्छा, मैं वर्किंग्स कर रहा हूँ, फॉर्मेट्स वगैरह बना रहा हूँ, अगर किसी के जहन में कोई और फॉर्मेट या कुछ और चीज आ जाया करे तो जरूर पूछ लिया करें। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? यहाँ तक ठीक है? तो किसी भी वाले से कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा हो तो इन्हीं दिनों में रिजॉल्व कर लें, ये ना हो के बाद में चीजें डिस्टर्ब करें आगे जाके। वर्किंग नंबर 2, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। लेकिन इस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए अभी हमें सबसे पहले एक एलोकेशन करनी है, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, और पॉइंट नंबर 6 देख के
वे बता दें जरा, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट का वे क्या यूज करना है। ये लिख दो फिजिकल क्वांटिटी, वेट को बेस बनाना, वेट ऑफ आउटपुट को, दैट मींस क्वांटिटी यूनिट्स को लेना हमने, फिजिकल यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी। स्टार्ट करवाएं, क्या करो, टेबल बनेगा, प्रोडक्ट्स के नाम ए बी एंड फिलहाल सी, देन फिर कौन सी क्वांटिटी हमेशा लेनी होती है, यूनिट्स प्रोड्यूस लेने हैं या सोल्ड लेने, रीजन उनके बनाने का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बनाने का खर्चा एलोकेट हो रहा है। क्वांटिटी प्रोड्यूस बताएं जी, डायग्राम में लिखी हुई है, डायग्राम से देखनी वहां से देख लें, क्वेश्चन में से देखनी वहां से देखें, लिखें आप भी। 335,000 है, 295,000 है और 134,000। 134,000 प्रोडक्शन हुई है या 128 प्रोडक्शन हुई है, 134 प्रोडक्शन हुई है। हाँ, उसमें से प्रोसेसिंग हमने सिर्फ 128,000 की फिलहाल की है जी। अब इजी है शायद फिजिकल क्वांटिटी मेथड, यहीं से एक टोटल कर लेंगे आप केजीज का, और 17,915 800 रुपीज ऑफ जॉइंट कॉस्ट को आप नेक्स्ट कॉलम में एलोकेट कर लें। ये इंडिविजुअली टेबल कंप्लीट करें। ये कल क्वेश्चन नंबर 1 में तो मैं इतनी दूर गया था, फिर जाकर एलोकेशन हुई थी, आज शुरू ही हो गया यहीं से। कल कौन सा मेथड यूज हो रहा था, सेल वैल्यू सेपरेट, वहां फर्दर प्रोसेसिंग भी थी। एक टेबल जरा थोड़ा सा हमारा लेंथी हो गया था, वरना अगर फिजिकल क्वांटिटी को बेस बनाना है तो आप क्वांटिटी प्रोड्यूस लिखें और उसी की बेस पे एलोकेशन टेबल कंप्लीट करें। जी ये यूनिट स्टॉक का टोटल बताइए। 764,000। जी approximately figures are 7855 750 6917 750 3142 300। ठीक है, फिर कर लें कंप्लीट। तो एक आध वर्किंग लिख लिया करें यार, सारी चाहे ना लिख, लेकिन एक आध वर्किंग कभी भी अगर दोबारा करें तो याद आ जाना चाहिए कि वर्किंग हुई कैसे। कंप्लीटेड जी प्लीज जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी आप पिछले पेज से लिंक करें, कोई इस वर्किंग नंबर 2 में से फिगर जा सकती है फर्स्ट पेज पे, सोचें 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 सोचें। एक एक कॉलम में 7855 750 एज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिख दूं यार,
ए के कॉलम में सर 7855750 ओके है सर। क्या ये ए को बनाने की टोटल कॉस्ट है? यही टोटल है बेटा, कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं है, बनाने की टोटल कॉस्ट है ये। बी को बनाने की टोटल कॉस्ट 6917750। एनी कंफ्यूजन? और जी को बनाने की टोटल कॉस्ट है 3142। जी में अभी क्या मसला है? एनी कंफ्यूजन इन ए एंड बी? जी की बेटा अब एक और वर्किंग अभी करनी पड़नी है, जरा डायग्राम एक सेकंड देखें। डायग्राम अभी हमने ये जो सी की वर्किंग की है, मींस हमने अभी 134,000 kgs की कॉस्ट निकाली है, उसमें से फिर कंज्यूम 128 हुए हैं, एक स्टॉक का मसला भी है, फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी ऐड होनी चाहिए, फिर फाइनली जी की कॉस्ट आएगी। तो इसकी इस तरह करें जरा, जी के कॉलम में एक वर्किंग नंबर 3 का जरा अलग रेफरेंस लिख लें, उसको जरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबको प्लीज क्लियर है, ए और बी की फाइनल कॉस्ट आ चुकी है, लेकिन सी ने अभी फर्दर प्रोसेस होके जी में कन्वर्ट होना था, तो सी तक की कॉस्ट तो आ गई है, लेकिन अभी उसमें हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड करनी है। लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, वर्किंग नंबर 3 में आ जाए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज हो रही? वर्किंग नंबर 3 की जरा हेडिंग बनवाएंगे, मुझे क्या करना चाह रहा हूँ? प्लीज 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 प्लीज। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ जी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही देखें जरा, पूरी बात ध्यान में लाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ जी। एनी कंफ्यूजन की क्यों हो रहा है? फिगर्स इकट्ठी कर रहा हूँ, जरा सारी फिगर्स प्रेजेंट हो जाएंगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का जरा फॉर्मेट मेरे सामने जरा बोल के रिवाइज करवा दें जरा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट होता है, डायरेक्ट लेबर ऐड होती है, प्राइम कॉस्ट बन जाती है, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड होते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन जाती है। ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेसेस हो तो ऐड लेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आती है। तो शायद कुछ फिगर्स हमारे इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन अगर सारा थॉरोली स्टेटमेंट भी जरा रिवाइज करना तो जरा अच्छा हो जाएगा। ठीक है प्लीज। तो पहली हेडिंग लिखें, रॉ मटेरियल। फुल कंसंट्रेट करना है, फिगर सारी ढूंढनी है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। क्या जी को बनाने में कोई रॉ मटेरियल यूज हो रहा है? सी रॉ मटेरियल है, वो तो बनाया है यार। तो जी के एंगल से अगर सोचा जाए तो सी इज सॉर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल, लेकिन नई चीज शायद ये है कि इस रॉ मटेरियल को खरीदा नहीं है, इसे भी खुद बनाया। तो व्हाट इज द नेम ऑफ रॉ मटेरियल जिसे फर्दर प्रोसेस किया है? ब्रैकेट में लिखें सी। सी या जी? एनी कंफ्यूजन इन सी? अब पूरी बात आपके सामने रखनी है मैंने, प्लीज हेल्प मी। एनी ओपनिंग स्टॉक ऑफ सी होता ही नहीं है या है नहीं है? सी का ओपनिंग नहीं था। मेरा ख्याल है 1 मिनट मुझे थोड़ी सी बात आगे बढ़ा लेना है। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट बेटा, अब यकीनन जब हम पहले फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे तो क्या करता था मैं, प्लस परचेजेस, लेकिन क्या सी को खरीदा है? सी को भी बनाया है। तो क्या वर्ड्स आ गए किसकी जगह? किसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड? सी की। बताएं कितनी है? वर्किंग टू वर्किंग टू वर्किंग टू। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है इस फिगर के बारे में? 3142। क्या ये सी ड्यूरिंग द ईयर बनाने का खर्चा है? 3142300। ओके सर। एनी क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी ऑफ सी, डायग्राम लुक एट द डायग्राम। ये जो 3142300 लिखा है आपने रुपीस, ये कितने केजीज का खर्चा है? 134,000। उसमें से प्रोसेस कितने हुए हैं?
तो इस वक्त जब मैंने क्लोजिंग स्टॉक वर्ड लिखा है, ये किन केजीज की बात कर रहा हूँ? 6000 केजीज। बताएंगे उनकी अमाउंट कैसे निकालूं? 6000 केजीज ऑफ सी की वर्किंग कैसे करूं? बताएं बताएं, हेल्प मी, फिगर्स बोलें। 3142 300 डिवाइड बाय यार 134,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6000। क्लियर हो जाएगा सर? आंसर प्लीज। 140700। यहां तक आ जाए जरा। What is 134 and what is 6000? 134,000 प्रोड्यूस हुए हैं, डिवाइड करके 1 केजी की सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली हमने, और 6000 केजी जो स्टॉक में पड़े हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। Any confusion please? सॉल्व कर दे जरा माइनस करके। 3001,600। इसका कोई नाम रखें। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ऑफ सी फॉर जी। किसका किसके लिए कंज्यूम्ड? सी कंज्यूम्ड फॉर जी, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? अब डायग्राम से लिंक रखें, जरा ऊपर डायग्राम देखें। डायग्राम देख के बताएं मैं कहां पहुंच गया हूं। नहीं, मैं इस वक्त कहां खड़ा हूं? अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम मैंने किधर तक वर्किंग कर ली है? बेटा मैंने नहीं, मैं बेटा थोड़ा सा स्प्लिट ऑफ से शायद आगे आ गया हूँ। 134 स्प्लिट ऑफ था, मैं 128 तक आ गया। स्टॉक को मैंने एडजस्ट कर लिया, अब मैं शायद उस क्वांटिटी तक आ गया हूँ जो फर्दर प्रोसेस हो रही है। ओके जी, हेल्प मी। अब क्या करूं? अब शायद आपको लिखा भी नजर आएगा। क्या ऐड करूं इसमें? अच्छा, डेफिनेटली हमने जब ये डायग्राम सॉर्ट ऑफ बनाई है तो उसमें शायद डायरेक्ट लेबर को, फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड भी कर लिया हुआ है और लेस भी कर लिया हुआ है, लेकिन जस्ट टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, वैसे तो हम वहां से अपने नेट फिगर भी उठा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल एक दफा जरा दोबारा लिख लें ताकि जरा लेबर ओवरहेड्स भी नजर आ जाए। डायरेक्ट लेबर बताएंगे कितनी है? 558500। प्रोडक्शन ओवरहेड्स किसे कहते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स ही का एक और नाम है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स ही का एक और नाम है। फिगर है प्रोडक्शन ओवरहेड्स की फिगर है 244700। एनी कंफ्यूजन? बस नई चीज क्या है कि अब यहां से कुछ लेस भी होना है। हाँ जी, यहाँ से भी कुछ लेस होना है। बस फॉर एग्जांपल एक सेकंड दोबारा बोर्ड पे देखिए, अगर मैं इन तीनों फिगर्स को ऐड करूं, जरा थोड़ी सी हिम्मत करें जरा। अगर मैं इन तीनों फिगर्स को ऐड करूं, अच्छा मैंने वो प्राइम कॉस्ट की वर्किंग लिखी नहीं है, लिख दूं या? पता होना चाहिए, कोई कंपलसरी नहीं है उसे फॉर्मेट में लिखना। किस जगह होनी थी वैसे वर्किंग? तो देख ले, अगर कोई कंफ्यूजन हो रही तो नोट कर लेता हूँ। उसे लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि प्राइम कॉस्ट इज सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट लेबर। तो अगर फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर पकड़े जरा, इन तीनों फिगर्स को जरा ऐड करें जरा। इसका बेटा कोई नाम बताएं जरा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ जी है, लेकिन क्या इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ जी में से
बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू लेस होनी है, तो ये एक नई चीज है। पहले हमने जब डिस्कस किया था तो उस वक्त हमें बाय प्रोडक्ट्स वगैरह का आइडिया नहीं था। पहले का मतलब जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का ओरिजिनल फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहे थे, तो अब यहाँ से लेस करके वर्किंग टोटल करूं या पहले यहाँ टोटल कर लूं? अगर यहाँ तक टोटल करूंगा तो ये ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जी है, लेकिन फाइनली अगर लेस कर दूंगा तो फिर नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ, चलो मेरे ख्याल है पहले टोटल करना है उसके बाद फिर लिख लेते हैं। ये ग्रॉस और नेट समझ आ जाएंगे, विदाउट डिडक्टिंग बाय प्रोडक्ट्स रिकवरी वैल्यू एक फिगर आ जाएगी, लेकिन डेफिनेटली फाइनल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विल बी आफ्टर डिडक्टिंग द रिकवरी वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। सॉल्व कर क्या आंसर आया था? 380800 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ, या ग्रॉस लगा ले चलो, ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ, ये लिखना है प्लीज, पता होना चाहिए भी। जी ओके, जी ओके सर, लेस रिकवरी वैल्यू ऑफ, रिकवरी वैल्यू ऑफ सॉरी वी बाय प्रोडक्ट। दोबारा फिर एक छोटी सी वर्किंग भी लिख लें, 8000 इंटू 10 80,000, तो फाइनली नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ, net manufacturing cost of Z is equal to 3724 800. Any confusion please? Link with the diagram. बात खत्म हो गई है, कुछ रहता है? क्या सारा खर्चा इकट्ठा हो गया है? डेफिनेटली बेटा, अब इसमें अगर थोड़ा सा और आगे चले तो क्या वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग क्लोजिंग ऐड होता है? ऐड लेस होता है, लेकिन वो इस वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट के कोई वर्क इन प्रोसेस में यूनिट्स थे। डेफिनेटली अगर होते तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड होना था, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आना था। लेकिन अगर वर्क इन प्रोसेसेस नहीं है तो क्या यही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ जी बन जाएगी सर? तो अभी इस एंगल से जरा दोबारा देख लें, डायग्राम के साथ लिंक कर लें। वर्क इन प्रोसेस अब लिख के डैश लगा के फाइनल करें या कुछ समझ आ जाएगा यहीं तक? क्या क्या अगर नहीं है तो फिर क्या ही क्या है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अगर नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और ऑब्वियसली अगर वो फिगर्स होती तो आपने प्लस माइनस करवाते तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आनी चाहिए थी। मैं एक मिनट के लिए रुक रहा हूँ, डायग्राम के साथ लिंक कर लें। कोई यहाँ कन्फ्यूजन या इससे आगे कोई बात आपके जहन में आ रही है तो बता दें, बाकी फिर इसे इंशाल्लाह फाइनल करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जी वेटिंग फ्रॉम साइड, देख लें कोई कन्फ्यूजन। एनी कन्फ्यूजन जी? चल फिर एक मेरा सवाल का जवाब दें। ये जो फाइनल कॉस्ट आई है जिस 3724,800, बताएंगे कितने केजीज ऑफ जी की कॉस्ट आई? इजी सवाल है यार, कोई मुश्किल सवाल नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा हूँ। इस खर्चे से जी के कितने केजी बने हैं? क्लियर है? आए वापस फर्स्ट पेज पे। जी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ढूंढ रहे थे, याद है? अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मिल गई है? 3724,800। आगे बढ़े सर, क्या सॉल्व हो रहा है इस टाइम? कॉस्ट ऑफ सेल सॉल्व हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल सॉल्व हो रही है।
ओपनिंग स्टॉक्स ढूंढ लिए जहां जहां थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई हैं। आगे बोलें क्या चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स चाहिए। क्या क्लोजिंग स्टॉक्स हैं? फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक्स बचे हुए हैं? हाँ, इधर तलाश करते हैं। पॉइंट 1 में जाए। ए का ओपनिंग स्टॉक क्या था? बने कितने थे? कैलकुलेटर उठाएं हाथ में। सेल कितने हुए हैं? ओपनिंग बेटा नहीं था, प्रोड्यूस हुए 3,35,000, सेल हुए 2,85,000। क्या स्टॉक में 50,000 kg हैं सर? जीरो दबाएं। प्रोडक्ट बी के एंगल से वर्किंग करें। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर्ड? 295,000। हाउ मच इज सोल्ड? 83,000 kg का स्टॉक बी में भी है। ठीक है सर। जी ढूंढूं अभी या सी ढूंढूं? सी की जो बहस होनी थी वो वर्किंग नंबर 3 में हो चुकी है। सी का क्लोजिंग स्टॉक भी जो मैयर होना था वो हो चुका है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिनिश गुड्स एंड द नेम ऑफ फिनिश गुड्स इज जी। जी जी में लेकिन गेम थोड़ी सी सीरियस है जरा। पॉइंट नंबर 4 में जाए। जी का ओपनिंग स्टॉक भी था। कितने केजीज ओपनिंग स्टॉक के थे? 8,000। फर्दर कितने बने हैं? 96,000। तो 8,000 पहले भी थे, 96,000 और बने। ये दोनों आपस में ऐड होके टोटल क्वांटिटी आएगी। और फिर सेल कितने हुए? ये बात को समझ आ रही है मेरी प्लीज? ए और बी में ओपनिंग नहीं था, प्रोडक्शन में से सेल माइनस करके हमने स्टॉक निकाल लिया है। लेकिन 8,000 kgs ऑफ जी पहले भी थे, 96,000 kgs फर्दर प्रोड्यूस हुए, टोटल अवेलेबल 1,04,000 हो गए। कितने सेल हुए? तो 10,000 kg स्टॉक बचेगा जी का। डन है सर। तो अब ये जो स्टॉक्स की क्वांटिटीज आई हैं इनको हमने मैयर करके इनकी हमने कॉस्ट फाइंड आउट करके अपनी स्टेटमेंट में लिखनी है। तो आज जरा वर्किंग नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या कभी आपने मेरे साथ स्टॉक्स मैयर किए हैं? प्लीज, कभी मैयर किए हैं सर? अभी आज ही क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैयर किए हैं और मैंने आपको एनकेएल वगैरह भी दिखाया, उसमें आप क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ फिनिश गुड्स को अदरवाइज भी मैयर करते हुए मेरे साथ आए हैं। क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वर्किंग नंबर 4 में? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। रेडी सर? ये अपने क्वांटिटी होपफुली निकाल ली हुई है। ए के क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी बता दो जरा। ये भी जरा वर्किंग दोबारा लिखने की कैसे की थी आपने? ए हेडिंग लिखें, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी, क्लोजिंग स्टॉक के केजीस कैसे निकाले थे फिगर्स बोलना जरा। 335 माइनस 285,000 इज इक्वल टू 50,000। ये अपने लिए एक्सप्लेन कर लें, आपको जरूरत पड़ेगी जब आप रिवाइज करेंगे। So now we are interested to find out the cost of how many units? 50,000। ठीक है प्लीज, थोड़ी सी हेल्प करें, ये पता है आपको, इसमें कोई इशू नहीं है। आप बताएं इन 50,000 kgs की कॉस्ट कैसे निकालो? आज ही किया, थोड़ी देर पहले ही आपने करवाया, क्वेश्चन नंबर 1 में भी करवाया, 2 स्टॉक्स में ये करवाया आपने। वर्किंग नंबर 2 में जाए, वर्किंग नंबर 2 में जाए, एलोकेशन टेबल देखें। ये 7855750 क्या है?
ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी केजीज है। तो अगर यहाँ से डिवाइड कर लिया जाए तो पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी और मल्टीप्लाइड बाय 50,000 करके क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। नहीं समझ आया? बोल दे फिगर्स। नहीं जरा कंटिन्यू वर्किंग बोल दे। 78555750 divided by 3,35,000 and multiplied by 50,000 is equal to 11,72500. Any confusion? B की वर्किंग भी इंडिविजुअली करें। बी की प्रोडक्शन थी 295,000 kgs, सोल्ड क्वांटिटी थी 212,000 kgs, therefore 83,000 kgs स्टॉक में थे। वर्किंग हो जाएगी 69,17750 डिवाइडेड बाय, कंफर्टेबल है जी प्लीज, मल्टीप्लाइड बाय 83,000 1946350। Any confusion please? सॉल्व किया करें प्लीज, जो फिगर सॉल्व हो रही है क्लास में कैलकुलेशंस किया करें। ओके सर, खत्म होगी बात या कुछ रहता है? किसकी बात रहती है? जीपी हेडिंग लिख रहे हैं और इसकी क्वांटिटी जरा सॉल्व कर लें। वर्किंग ऑफ अमाउंट मेरे साथ कीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक केजीज जरा इसके ढूंढ लें। ये कैसे ढूंढे थे हमने? इसमें ओपनिंग भी था 8,000 प्लस 96,000 माइनस 94,000। पीरियड के स्टार्ट पे 8,000 केजी पड़े थे, 96,000 केजी और बने ऐड। समझ आ गया सबको? 94,000 माइनस क्यों किए? सोल्ड होने से क्या हुआ है? क्वांटिटी कम होगी हमारे पास और बैलेंसिंग क्वांटिटी हमारे पास 10,000 केजी रह गई होगी। जी यहां तक आ जाए जरा। इससे आगे जो वर्किंग है वो मेरे साथ करनी है। जी की वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस है ए और बी से। उसकी वजह क्या है वो मैं ही याद करवाता हूँ। नहीं 5-4 पे बेटा जो लिखा है इसी को तो जरा फाइनल करता हूँ। जी मैं वेट कर रहा हूँ अगर यहाँ तक आ गया तो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक वर्किंग होगी। जी ओके सर। चलिए सर, ये जी की वर्किंग से पहले ये जो ए और बी की वर्किंग की है जरा इस पे वापस आए जरा। सब रेडी हैं प्लीज? एक छोटा सा इशू रेज होने लगा है, कंसंट्रेट जरा। सही मीनिंग्स बताइएगा, आइडिया मैं देता हूँ।
ये जो मैंने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फाइंड आउट किया ए और बी का, जी एक सेकंड से निकाल दें, ए और बी, तो मैंने FIFO यूज किया या वेटेड एवरेज? ना मैंने वर्ड यूज किया FIFO, ना वेटेड एवरेज, और वर्किंग हो गई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बस यही बटा जरा फाइनल करना जो आपने कहा। क्लोजिंग स्टॉक को मेजर करने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। नंबर 1 FIFO भी है और नंबर 2 वेटेड एवरेज भी है। तो ए पे आए जरा दोबारा। ए का ओपनिंग स्टॉक नहीं था सर, ए का ओपनिंग स्टॉक नहीं था। इसके कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे, यहां से देख रहे हैं, यहां से देखें, कहीं ना कहीं से ढूंढे। वर्किंग टू बेहतर रहेगी, वर्किंग टू जरा बेहतर है, वर्किंग टू भी साथ जरा देखिए अपनी, जरा वर्किंग टू भी, ये वाली मैं वर्किंग सामने रख लेता हूं। स्टॉक की वर्किंग मैंने सामने रख ली है, ये बोर्ड से देख लेते हैं। आप वर्किंग नंबर 2 में एक मिनट, कितने केजीज बने? 3,35,000। बोर्ड पे ढूंढे, ब्रैकेट में आए, एक ही ब्रैकेट में जाए। कितने बिके? ओपनिंग अगर नहीं था, कहां से बिके? इसी 33-35 में से बिके होंगे। जो स्टॉक बचा 50,000 का, वो कहां से बचा? वो भी प्रोडक्शन से बचा, प्रोडक्शन से बचा होगा, ओपनिंग था नहीं। वर्किंग कैसे की हमने सेकंड लाइन में? 35,000 जो यूनिट्स बनाए, क्या उन्हीं में से 50,000 बचे? तो जहां से बचे वहां से रेट निकाला और 50,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। FIFO लगाया या वेटेड एवरेज लगाया? नहीं, कुछ ना कुछ तो लगाया यार। क्या जो बना उसी में से बिका और जो बचा उसी में से बचा? नहीं, जो वर्ड्स आप बोल थोड़े से जरा खराब है, वही सही करने लगा। जरूरत नहीं पड़ी सोचने की, लेकिन क्या किया, यहीं से बिके, यहीं से बचे, जहां से बचे वहां से रेट निकाला, वहां से वर्किंग कर ली। एनी कंफ्यूजन माय वर्ड्स? सिमिलरली बी में भी यही किया। बी की तरह ब्रैकेट में है पहले, कितने बनाए, कितने कहां से बिके? इसी में से बिके, ओपनिंग था ही नहीं। कहां से बचा 83,000? जहां से बचा वहीं से रेट आया, वहीं से मैयर कर लिया। सपोज वेटेड एवरेज अगर यूज करते ए और बी में, वेटेड एवरेज सर, सपोज, तो वेटेड एवरेज में क्या होता है, एक रेट कैलकुलेट होता है। हमेशा वेटेड एवरेज में पहले एक रेट आता है और फिर इस रेट से स्टॉक मैयर होता है। रेट का फॉर्मूला आराम से बोलना शुरू करें, ओपनिंग स्टॉक अमाउंट, बस रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट अप्लाई कर लेते हैं जरा, प्रोडक्ट ए में है जरा। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट 0 है, वाई 0, स्टॉक ही नहीं है। प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ ए की अमाउंट बतानी है, प्लीज प्लीज। क्या ख्याल है? 7,855 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, 0 प्लस दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय पे। ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है? 0, नीचे भी 0, प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हैं? बात क्लियर हो रही है मेरी? अगर ओपनिंग स्टॉक ना हो तो चाहे आप FIFO सोचें, चाहे आप वेटेड एवरेज सोचें, नेट इफेक्ट आंसर सेम ही आता है। रीजन 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 रीजन, अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो वो दोनों 0 हैं। हम रेट कैसे निकाल रहे होते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही डिवाइडेड बाय 335 और नीचे 295 होनी थी। तो देयर विल बी नो डिफरेंस इन द आंसर ऑफ आइदर द FIFO और वेटेड एवरेज इफ देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक। लिखने की भी जरूरत नहीं है, पहले समझ लें। लेट्स अज्यूम ए और बी पे मैंने FIFO लगाया है, तो स्टॉक कहां से बचा? प्रोडक्शन से बचा, और वहीं से रेट आना था। तो FIFO सोच लें या वेटेड एवरेज सोच लें,
क्या आंसर वुड रिमेन सेम अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है? लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक है तो क्या फिर FIFO वेटेड एवरेज के बारे में सोचना पड़ता है? अब अपने पॉइंट नंबर 4 पे एग्जामिनर ने FIFO आपको वही बताया है जहां जरूरत थी। क्या वर्ड्स लिखे हैं FIFO के आगे जो मैंने अंडरलाइन करवाया था? ये सिर्फ उसने जी के लिए बताया है। जी के लिए क्यों बताया है और ए और बी की क्यों लिए क्यों उसने बताया नहीं? अगर ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है तो FIFO वेटेड एवरेज से आंसर सेम नहीं आता, इसलिए शायद बहस की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल हो जाए तो फिर FIFO वेटेड एवरेज का आंसर एनकेएल ढूंढने वापस जाए रजिस्टर में। एनकेएल प्लीज, एनकेएल। एनकेएल का आंसर हमने जब सॉल्व किया था तो बेटा हमने FIFO से भी वर्किंग की थी, वेटेड एवरेज से भी। ढूंढे एनकेएल आंसर, आंसर या अल्लाह मिल जाए मौला। किधर गया रजिस्टर ही खत्म हो गया वापस आते आते आते। एनकेएल भाईजान, एनकेएल पहले मेरा ख्याल है वेटेड एवरेज से सॉल्व हुआ था और फिर FIFO से। ढूंढ के बताएं कि ओपनिंग स्टॉक की बहस थी। क्या वेटेड एवरेज के फॉर्मूले में ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट और नीचे यूनिट्स नजर आ रहे हैं? FIFO वाली वर्किंग देखें क्या उसमें भी ओपनिंग स्टॉक था? क्या आंसर फिर सेम ही आया था? तो आंसर बड़ा डिफरेंट हो जाता है FIFO वेटेड एवरेज का अगर क्या हो तो। और अगर किसी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है तो फिर वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती है। एक सेकंड के लिए जरा क्वेश्चन नंबर 1 का डाटा देखें जो आज हम कंप्लीट कर रहे थे अभी। सवाल देखें जरा, सवाल क्वेश्चन नंबर 1, ये जो एम कॉर्पोरेशन टाइप था, उसमें भी रिक्वायरमेंट 4 और 5 में नीचे जाके हमने एंडिंग इन्वेंट्रीज की वैल्यू फाइंड आउट की है। प्लीज सर ए के स्टॉक की भी और सी के स्टॉक की भी। लेकिन वहां भी मैंने ना कोई FIFO वर्ड बोला आपके सामने, ना ही वेटेड एवरेज बोला। आप बताएंगे क्यों नहीं बोला होगा? लास्ट पैराग्राफ देखें उसी क्वेश्चन नंबर 1 का। ओपनिंग इन्वेंट्रीज नहीं थी, तो अगर ओपनिंग स्टॉक इन्वॉल्व ना हो तो फिर FIFO वेटेड एवरेज सेम आंसर देता है। इसलिए शायद ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं मेथड के बारे में। आप वर्किंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल, ओपनिंग स्टॉक इंफॉर्मेशन में मौजूद है, अवेलेबल है, तो देन वी हैव टू डिसाइड कि FIFO यूज करना है या वेटेड एवरेज। एग्जामिनर बताएगा जो अकॉर्डिंगली करेंगे। हाँ, आगे चल के बात करेंगे अगर एग्जामिनर ने कभी ना बताया और ओपनिंग स्टॉक मौजूद है तो फिर हम बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे। फिलहाल वो अजम्पशन अभी रहने देते हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक इन्वॉल्व है तो फिर किसका या किसका सोचना पड़ेगा? आप क्लोजिंग स्टॉक अगर मैयर कर रहे हैं और ओपनिंग स्टॉक मौजूद है तो यू हैव टू कंसिडर। और सवाल में से देखेंगे आपके FIFO यूज करना है या वेटेड एवरेज और अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। लेकिन अगर कभी एग्जामिनर नहीं बताएगा तो इंशाल्लाह फिर वो मैं खुद डिस्कस करूंगा कि FIFO प्रेफरेबल होता है या वेटेड एवरेज, और फिर वो कब प्रेफरेबल होता है वो इंशाल्लाह बात मेरे लिए छोड़े अगर क्वेश्चन साइलेंट हो। हमारा इस वक्त क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, इस मेथड से वर्किंग करवा रहा है। सबको पता है कि मैंने ए और बी में FIFO वेटेड एवरेज की बहस क्यों नहीं की। रीजन लेकिन मैं जी में आके क्यों आपसे FIFO वेटेड एवरेज। अब इस केस में हमने FIFO बेस पे ये 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अब मेरी रिक्वेस्ट पे एक दफा दोबारा जरा एनकेएल में जाके FIFO बेसिस पे मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट आपको बताया था, तो वो मेरी ख्वाहिश होगी फॉर्मेट जरा एज इट इज अप्लाई हो जाए ताकि चीजों को हम नए नए तरीकों से सॉल्व करने के बजाय एक ही पैटर्न पे सॉल्व करते जाए। एनकेएल में भी एक नजर देख लें और आगे जाके थोड़ा सा ये थर्सडे मैन्युफैक्चरिंग जो था मेरा ख्याल वहीं, उसमें भी FIFO ही अप्लाई हुआ था। तो अगर FIFO से आप क्लोजिंग स्टॉक मैयर कर रहे हो तो 4 चीजें जरा जहन में ले आए तरतीब से। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी अमाउंट लिख दें, आगे आप बोल देना देख के। प्रोड्यूस क्वांटिटी लिख लें, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड लिख लें, सोल्ड यूनिट्स आइडेंटिफाई कर लें, क्लोजिंग तक आ जाए। करें शुरू? देख लिया सर? आज जरा डाटा मुझे उसी तरह अरेंज करवा दें जी। एक जस्ट एक मिनट, यूनिट्स और अमाउंट्स जरा मुझे लिखवा दें। आप भी शुरू कर लें, लिख लो जरा।
बहरहाल एक सेकंड में रुक जाता हूँ। एनी कंफ्यूजन जो अभी तक मैंने बोला? ऊपर जरा हेडिंग लिखना जरा, ये 5 जरा, सॉरी, ये वर्किंग से पहले ऊपर ये आप इंडिविजुअली जरा डाटा अरेंज करें, ढूंढना जरा इंडिविजुअली ढूंढने जरा क्या अमाउंट्स हैं ये। मैं भी लिखता हूँ, आप भी ढूंढें। प्लीज, क्या ये मैं फिगर्स अज्यूम कर रहा हूँ? नौजवानों को जैसे ही 8,000 नजर आया उन्होंने वहां से बोर्ड से लिखा, उन्होंने कहा एक और फिगर नजर आ रही, फटाफट मैं लिखूंगा, मिट ना जाए। प्लीज, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ या क्वेश्चन से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अगर बोर्ड से नजर आ रहा हो तो फौरन देख के लिख लें। अब आगे नजर नहीं आ रहा तो मेरी तरह सारे रुक गए। सर प्लीज फिगर्स ढूंढने का, जब चीजें रिपीट हो रही हो तो फिर काइंडली ढूंढें, ताकि खुद से एक लर्निंग कर्व डेवलप हो। वक्त के साथ साथ टाइम भी कम होना चाहिए वर्किंग करते हुए, और अंडरस्टैंडिंग में भी शार्प होना चाहिए। प्रोड्यूस यूनिट्स आर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दीज यूनिट्स एज, ये बतानी है जी, सबने कर ली। किस वर्किंग से ये फिगर आएगी? नहीं, वर्किंग 3, वर्किंग ढूंढ लेना था, देख के बताएं। वर्किंग 3 का एंड बताएं। 3724,800। एनी कंफ्यूजन? आगे क्या ढूंढ लूं? क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हमने 10,000 खुद निकाले थे। अब डेफिनेटली क्लोजिंग स्टॉक को लेस करके भी यूनिट सोल्ड सामने आ सकते हैं, और यूनिट सोल्ड शायद अवेलेबल भी थे। फाइफो में असल में डिसीजन क्या लेना होता है? क्लोजिंग स्टॉक कहां से बचा है? तो अगर ओपनिंग इन्वॉल्व है तो फिर ओपनिंग की बीच में इंफॉर्मेशन भी यूज होती है। इजी है वैसे, शायद सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। वक्त के साथ साथ हो सकता है हम अपनी वर्किंग का जरा फॉर्मेट, वर्किंग का स्टाइल जरा वक्त के साथ साथ कम कर लें, लेकिन फिलहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग फाइनल होनी चाहिए। मेक अ डिसीजन जी। फर्स्ट ऑफ ऑल 94,000 यूनिट्स बताएं कहां से सेल हुए। इसका ब्रेकअप बनेगा 8,000 ओपनिंग वाले, और बैलेंसिंग 94 माइनस 8, 86,000 कहां से? प्रोडक्शन में से। तो क्या 10,000 फिर प्रोडक्शन में से ही बचे हैं? वाइंड अप करें। अगर ये डिसीजन हो गया तो बाकी फिर वाइंड अप करें। प्रोडक्शन में से अगर बचे हैं तो 3724,800 डिवाइडेड बाय 96,000 एंड multiplied by is equal to 388,800,000. Any confusion in the breakup? Any issue, please? जस्ट एक क्विक रिवीजन करना चाह रहा हूँ वेटेड एवरेज की, रिक्वायर्ड तो नहीं है क्वेश्चन में। कैलकुलेटर पे जरा एक क्विक रिवीजन हो जाए। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला से मिला है, ओपनिंग स्टॉक अमाउंट बोल के लिखे कितनी? नहीं यार, अमाउंट यार खुदा के लिए यार, प्लीज यार, कमाल हो। 172,800 प्लस 372,4,800 डिवाइडेड बाय 8,000 प्लस 96,000। एक आंसर आ गया, जो भी आया। क्या आया? नहीं बेटा, जो भी आया क्या आया, डॉक्टर साहब भी बता दें। 37 पॉइंट आया, मतलब क्या आया? एवरी रेट आ गया, वेटेड एवरी रेट आ गया। मल्टीप्लाइड बाय बोले क्या करते? मल्टीप्लाइड बाय 10,000। आंसर सेम ना आना कोई सरप्राइजिंग न्यूज। दो डिफरेंट अजम्पशंस हैं, आंसर डिफरेंट हो जाता है, लेकिन कब नहीं? जब ओपनिंग ना हो। लेकिन अगर ओपनिंग अवेलेबल है तो 5 फॉर वेटेड एवरेज का आंसर डिफरेंट हो जाता है। देयरफॉर फिर पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
FIFO यूज होना है या वेटेड एवरेज। आई होप के हम बात समझ गए हैं। चलें जी, नोट करें जरा, ये स्टॉक्स की जो फिगर्स आई हैं इनको अपने हाथ से जरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लेके जाएं, इंडिविजुअली लिखा जरा कौन कौन सी फिगर कहाँ जानी चाहिए। डबल 1,725 था बी का, सॉरी 500, बी का 1946,350, जी का सर 388,000। चले गेम और आगे बढ़ाएंगे, क्या बनाना है ऊपर हेडिंग देखें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं, बताएं कहां पहुंचे। नहीं बेटा ना करो यार खुदा के लिए, पहले बेटा इसको नेट ऑफ करें ना, पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग, पहले कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लें, फिर सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करें, फिगर थोड़ी बड़ी होती जा रही है, इंडिविजुअल लिखा जरा ए बी सी में, ए और बी में ओपनिंग नहीं है, जी में ओपनिंग भी है। प्लीज वर्किंग हो रही है सर, किधर गुम हो गए, यूज कैलकुलेटर काइंडली। जी लास्ट लाइंस में से अगर कॉस्ट ऑफ सेल आ जाए, जी मौलाना। यहाँ देखता हूँ एक सरप्राइजिंग न्यूज है, कॉस्ट ऑफ सेल सर सॉल्व कीजिएगा तो। सब करें प्लीज, मैंने ढूंढना नहीं चला किसी को, वैसे तो मुझे देखना ही छोड़ दिया लोगों ने, सब लोग इतना नीचे देख रहे हैं कि नजर ही नहीं। डबल 683 तो 50 ही है ना। बी की कॉस्ट ऑफ सेल 4971,400। जी की वर्किंग करते हुए ओपनिंग का ध्यान रखना है, ओपनिंग प्लस माइनस होना है, 3509,600। ओके है सर। अब इन फिगर्स को मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स की, क्योंकि इन्होंने सेल में से माइनस होना है। परेशानी तो नहीं हो रही प्लीज। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ आए। ये फिगर्स प्लीज मेरे साथ फाइनल करें, मेरी कुछ कैलकुलेशन में अगर आ रहा है तो बताएं, सॉल्व कीजिएगा प्लीज। बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, कैलकुलेटर पे स्पीड होनी चाहिए। यही उंगलियां जब मोबाइल्स की तरफ जाती हैं तो मेरी तरफ देख के सारा मोबाइल यूज हो जाता है, और यही उंगलियां जब कैलकुलेटर की तरफ जाती हैं, एक किधर गया कल तो इधर ही था, नजर क्यों नहीं आ रहा। कैलकुलेटर यूजर फ्रेंडली नहीं है मेरा ख्याल से, बटन बहुत सख्त है, तो इनको जरा नरम करना है यूज कर करके। ये लास्ट लाइन में से एक ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए यार,
लास्ट लाइन में बंदा ही नहीं। 29210900 सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल 3589 ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, और टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स रहना है। जी में शायद लॉस आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा है, जी से अपना खर्चा बर्दाश्त नहीं हो रहा, नेगेटिव फिगर आएगी 506300 ग्रॉस लॉस आ रहा है 506300। तो जहां ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है वहां स्लैश करके एक लॉस वर्ड भी लगा लो। जिस प्रोडक्ट ने हमें इतनी टेंशन दी है उसका खुद ही लॉस निकल आया, लगता है हमारी दुआएं उसे लग गई। हम अकाउंटेंट्स का काम प्रॉफिट लाना है, लॉस लाना। बेटा अगर प्रॉफिट या लॉस लाना अकाउंटेंट का काम है तो फैक्ट्री क्यों चलानी है? एक पेज पकड़े, प्रॉफिट जितना दिल करता है उतना ले। हम अकाउंटेंट्स का काम जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन ट्रांजैक्शंस की बेस पे जो एक्चुअल पिक्चर है वो यूजर्स ओनर्स के सामने रख देना है। अगर लॉस आ रहा है तो ओनर्स को पता होना चाहिए कि लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है तो उन्हें पता होना चाहिए ताकि वो बिजनेस के इंप्रूवमेंट के डिसीजंस ले सके। हमारा काम सच्चाई और ईमानदारी से एक्चुअल फिगर्स प्रेजेंट करना। हमारी ये फिगर्स क्या बताएंगी हमारे बिजनेस की मैनेजमेंट को कि प्रोडक्ट ए और बी में तो प्रॉफिट आ रहा है लेकिन जी में प्रॉफिट नहीं है, देयरफॉर कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है। या तो जी को बनाने का खर्चा रिड्यूस किया जाए और या किसी तरह जी की सेल प्राइस बढ़ाई जाए। अगर एक्चुअल पिक्चर ही सामने नहीं आएगी तो हाउ टू इम्प्रूव द बिजनेस? तो हमारा काम ना प्रॉफिट लाना है ना लॉस लाना है, हमारा काम सिर्फ क्या है, जो फैक्चुअल पोजीशन है वो पता चल जाए बिजनेस की टॉप मैनेजमेंट को। डन है सर? डन है सर? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम अकाउंटेंट्स अपने लिए बनाते हैं, हम वर्किंग करते तो हैं लेकिन यूजर्स के लिए। वर्ड सुना है कभी? बड़ा कुछ सुना है सर। प्राइमरी मेन बिजनेस का यूजर कौन है? शेयर होल्डर मीन्स ओनर। अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसमें ओनर, कोई कंपनी है तो उसके ओनर्स शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक है प्लीज? तो पता होना चाहिए कि कैसी परफॉर्मेंस जा रही है और एक्चुअल पिक्चर पता होनी चाहिए ताकि इंसान इंप्रूवमेंट की फर्दर कोशिश कर सके। बात जरा खत्म नहीं हुई है, रिक्वायरमेंट में जाए। एनी कंफ्यूजन? बहरहाल रिक्वायरमेंट में जाए। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं लेकिन जरा डाटा देखें, शायद आप बताएं बल्कि कुछ रह गया या खत्म हो गया? लास्ट पॉइंट शायद रह गया, सेलिंग एंड एडमिन। लेकिन गौर से देखें, मेरा ख्याल है कि एक अदर इनकम भी रहती है। एक बाय प्रोडक्ट की अदर इनकम भी तो आनी है भाई यार, अदर इनकम में आती है बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू। और दो ट्रीटमेंट होते हैं अदर इनकम में, या अदर इनकम में आना था या प्रोडक्शन कॉस्ट से नेट हो जाना था। तो क्वेश्चन में कहा हुआ था प्रोडक्शन कॉस्ट से हमने नेट कर लिया हुआ है, अब ऑब्वियसली डबल नहीं होना है। देयर इज नो क्वेश्चन कि आप अदर इनकम में उसे दोबारा लिख दें। हाँ, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट से नेट ना किया होता तो यकीनन एक बाय प्रोडक्ट का अदर इनकम प्रेजेंट होनी चाहिए थी। एनी कंफ्यूजन? सिर्फ क्या रह गया? सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस रह गए हैं, उसमें भी लेकिन एक एलोकेशन होनी है। पॉइंट नंबर 7 पढ़े जरा सारे। ये जरा मेरी ख्वाहिश है कि जरा पॉइंट नंबर 7 आप पढ़ के अप्लाई करवाएं जरा। ये सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस दिए कितने हुए हैं? 25 लाख ए में लिखूं, बी में लिखूं या सी में लिखूं? सॉरी, ए में लिखूं, बी में लिखूं या जी में लिखूं? तीनों में 25-25 लाख। 25 लाख टोटल दिया हुआ है, उस टोटल को एलोकेट करने का वे बताया हुआ है। पढ़े पढ़े नहीं, ये अपने असल में काइंडली टेक इट सीरियस प्लीज, ये वर्किंग आपने करवानी है मुझे। 25 लाख को तीनों प्रोडक्ट्स में जरा सेंटेंस इंग्लिश में पढ़ के ट्रांसलेट करके सॉरी मुझे बताएं मैं कैसे वर्किंग करूं। 1 मिनट ले लें, 1 मिनट ले लें, तसल्ली से सोचना।
अगर कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं मुझे बताने से पहले तो डेफिनेटली जरूर करें। 25 lakh is to be apportioned among main products based on, मैं जरा देखना चाह रहा हूँ कि ये जो बेस्ड ऑन के आगे वर्ड्स लिखे हुए हैं ये कुछ आप अप्लाई करवा सकते हैं मुझे या नहीं। किसकी बेस पे किस में क्या करवाना चाह रहा है? सेल वैल्यू की बेस पे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को मेन प्रोडक्ट्स में एलोकेट करवाना चाह रहा है। यूज कैलकुलेटर। कोई बात जो आपको समझ आती है सोचें जरा, और बिलीव मी साथ वाले को कुछ समझ नहीं आ रही है वो अपना सोचना शुरू कर रहा है। हो सकता है उस गरीब को सही समझ आ रहा हो और मेरी वजह से उसे वो भी डी ट्रैक हो जाए। प्लीज अपना अपना जरा। जी मुजम्मिल आप तकरीबन सही कह रहे हैं, जरा अप्लाई करके देख लें, मेरा ख्याल बात ठीक कर रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, एक छोटी सी चीज कहीं ये आप कुछ डी ट्रैक यहाँ ना हो गया हो। सबसे पहले तो जरा ये पॉइंट नंबर 7 इस एंगल से पढ़ें, क्या ये कोई जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट की बहस हो रही है? ये जो हमने मेथड्स पढ़े हैं, क्वांटिटी मेथड, सेल वैल्यू, एक्सेप्ट ऑफ मेथड, वो जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट को एलोकेट करने का तरीका है। एडमिन एक्सपेंसेस को एलोकेट करने का कोई हमने तरीका डिस्कस नहीं किया है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसकी बेस पे अप्लाई हो रहा है। एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस को एलोकेट करने का कोई मेथड ऐसा है नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन उसने हमें एक तरीका खुद बताया है। ये मेरी बात को समझ आ रही है? वी आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट एलोकेशन। हमने सिर्फ सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को जैसे एग्जामिनर ने कहा है वैसे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा सेल वैल्यू को बेस बनाएं और अमंग 3 प्रोडक्ट्स एलोकेट करते हैं। अब मेरे सामने एक अच्छी सजेशन आई है, आपका क्या जहन करता है? कुछ कह रहा है या सरेंडर हो गया? देखते हैं बोर्ड पे क्या आता है। तो बोर्ड तो अभी खाली है शायद, तो वैसे प्रिंसिपल वही है, वो असूल वही है जो शायद अदरवाइज यूज हो रहा है। सेल्स की तरफ आए जी, ए बी सेल, सी जी सेल। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल्स की तरफ आए। एक भाई ने बड़ा अच्छा वर्ड बोला, आप बताएं इन सेल्स से क्या करूं मैं? जी मैं चाह रहा हूं मैं बोलने से पहले जरा अगर आपसे सुन सकूं, इनको अगर ऐड कर लिया जाए तो टोटल सेल आ जाएगी और शायद फिर बाकी वही हो जाएगा। जिस तरह वर्किंग नंबर 2 जरा एक नजर देखें, जैसे वर्किंग नंबर 2 है, सवाए उसमें और इसमें फर्क क्या है? वहां यूनिट्स की बेस पे प्रोडक्शन कॉस्ट की एलोकेशन थी, यहाँ सेल वैल्यू की बेस पे एडमिन एक्सपेंसेस की एलोकेशन। तो एक सेकंड अगर इन्हें टोटल कर लिया जाए और बाद में एक ही सेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाइड बाय 25 लाख करके वर्किंग हो सकती है। आइए वर्किंग नंबर 5 बनाते हैं। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस ए बी सी ए बी जी, जी क्यों? सेल की बहस हो रही है, सी इज नॉट सपोज टू बी सोल्ड। ए करवा दें, बी जी खुद कीजिएगा। कैसे करूं? ए की सेल बताएं। 879250 डिवाइडेड बाय, ये टोटल सेल की कहीं वर्किंग लिख लें यार, कहाँ लिख लें? इधर ही लिख लें, वर्किंग में लिख लें जी। या चलिए इस तरह सेल्स पहले लिस्ट डाउन कर लें फिर उसका नीचे टोटल कर लें, जिस तरह वो पहले एलोकेशन बना रहे। बी की सेल बता दो।
8560 560 और जी की 3003 इन सेल्स का टोटल करना है और 25 लाख रुपए को सेल वैल्यूज की बेस पे एलोकेट करना है। कर लेंगे आप? टोटल बता दो मुझे। 20356 चलें जी, फाइनल कर। वेटिंग फ्रॉम साइड चीफ, वाइंड अप करें। वन 079,805 1051,351,350 जीरो से सॉरी यार, या अल्लाह झूठ की आदत से बचा मौला, मुझे बदलना होगा। ये नौजवान झूठ बर्दाश्त ही नहीं करते। एनी कंफ्यूजन इन दिस वर्किंग? एनी इशू? प्लीज वाइंड अप करें सर। फिगर्स ले जाएं कॉलम्स में, प्रॉफिट एंड लॉस में, और नेट प्रॉफिट की तलाश करें। स्पीड अप हो जाए, टाइम अब शॉर्ट है। कंप्लीट करके उठे। कोई कंफ्यूजन वर्किंग में रहेगी तो बता दें प्लीज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियरली समझ आ गया? जी मुजम्मिल, कंप्लीट हो गया आपका? नोटेड है प्लीज वर्किंग नंबर 5? आप लोग वाइंड अप करिए प्लीज। प्रॉफिट लॉस में स्टेटमेंट लिखें, नेट प्रॉफिट निकालना। और जी की वर्किंग करते हुए जरा ध्यान में रखिएगा, उसका पहले ग्रॉस लॉस है और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। नेगेटिव आंसर, नेगेटिव फिगर्स हैं ये एक्सपेंसेस की। एनीबॉडी राइटिंग फ्रॉम बोर्ड? वर्किंग 5? एनीबॉडी राइटिंग? बोर्ड से तो नहीं देख के लिख रहा कोई? जी सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस 1079,805 1051,350 368845 1029,195 gross profit minus selling and admin expenses 25,37,810। जी में क्या करेंगे जी? जी में पहले भी नेगेटिव लॉस है, फिर और एक्सपेंस चार्ज हो गया है, दोनों फिगर्स नेगेटिव आपस में ऐड होकर टोटल नेगेटिव आ जाएगा। सॉरी, बी में सॉरी प्रॉफिट ही है जी, बी का प्रॉफिट ही है, सॉरी। 875,145 लॉस प्लस एक्सपेंसेस इक्वल टू
फाइनली नेट लॉस। कोई कंफ्यूजन लेकर तो नहीं घर जा रहे सर? जी सर, डायग्राम देखनी है? अच्छा, डायग्राम में क्वेश्चन है, कोई नोट तो नहीं अब कर रहा? आप पूछ लें, आपके सामने है डायग्राम। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा एक लॉस है, ये क्वांटिटी पूरी नहीं हो रही, थोड़ा सा मतलब काफी लॉस है। तो ये इंशाल्लाह कल मैंने क्लास के स्टार्ट में ये लॉसेस ही डिस्कस करने हैं, फिर मैं आपको खुद बताऊंगा। ये तकरीबन कुछ 24,000 का फर्क है। तो सी से जी तक जाते हुए कुछ क्वांटिटी मिस हुई है, कुछ क्वांटिटी गायब हुई है, तो वो क्वांटिटी किधर गई, उसका क्या किया हमने, इंशाल्लाह ये बहस कल यहीं से करनी है। अच्छा बेटा, अब आज दो क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं, आप लोगों के लिए नई चीजें हैं। होमवर्क अभी शायद कल के बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नया क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। आज प्लीज ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सही तरह रिवाइज करें। भाई ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, लेकिन वो सवाल उठाने के लिए थोड़ा सा जरा कंसंट्रेशन से इस डाटा को देखना पड़ना था। तो आप लोग भी जरा दोबारा रिवाइज करें, नई चीज नहीं दे रहा हूँ। जो क्वेश्चंस दो हुए हैं इनको सही तरह फाइनल करें, कोई कंफ्यूजन हो तो साथ साथ रिजॉल्व करनी है, कल मुझे बताना है, फिर यहीं से इंशाल्लाह गेम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, प्लीज टाइम मिल जाएगा, रोज आधा पौना घंटा जरूर रिवीजन के लिए रखना शुरू करें। अल्लाह हाफिज। बाकी बेटा आपने जो बात की इंशाल्लाह कल करता हूँ मैं। FA1 वाले हजरात अगर कहीं जाना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम 2-3 मिनट तक वापस आए। अल्लाह हाफिज।